नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और दक्षिण एशिया के एक ऐसे मोड़ को समझते हैं जिसने इस इलाके का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 8वीं सदी में सिंध पर हुई अरब विजय की। अच्छा, भारत में इस्लाम के आने की बात सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद तलवारें, हमले, लड़ाइयाँ, है ना? पर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी और सच कहूं तो काफी शांतिपूर्ण है। सिंध पर सैन्य जीत से सदियों पहले अरब व्यापारी व्यापार करने के लिए शांति से केरल के मालाबार तट पर आए थे। तो पहला संपर्क लड़ाई का नहीं बल्कि लेन देन का था। तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआती संपर्क की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि उस वक्त सिंध के हालात क्या थे और आखिर में जानेंगे कि इस विजय का सांस्कृतिक असर क्या हुआ। तो इस इतिहास को ठीक से समझने के लिए सबसे पहला और जरूरी सवाल तो यही है कि आखिर हमें ये सब पता कैसे चलता है? मतलब 1300 साल पहले सिंध में क्या घटा, ये जानने के लिए इतिहासकार कई पुरानी किताबों और ग्रंथों को खंगालते हैं। लेकिन इन सब में एक ग्रंथ ऐसा है जो हमें उस दौर की सबसे सीधी और साफ तस्वीर दिखाता है। वो ग्रंथ है चचनामा। जी हाँ, माना जाता है कि इसे मोहम्मद बिन कासिम के ही किसी साथी ने अरबी में लिखा था। मतलब ये उस घटना का एक तरह से आंखों देखा हाल है जो इसे बेहद खास बना देता है। और मज़े की बात ये है कि ये ग्रंथ हम तक सीधा नहीं पहुंचा। इसकी कहानी भी अपने आप में एक लंबा सफ़र है। ये सदियों तक एक भाषा से दूसरी भाषा में यात्रा करता रहा, पहले अरबी से फारसी में और फिर फारसी से अंग्रेजी में। तो चचनामा जैसे ग्रंथ हमें बताते क्या हैं? ये बताते हैं कि अरब हमले के वक्त सिंध की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो एक राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। उस समय की सियासी और सामाजिक हालात काफी डावाडोल थी। हमले के वक्त जो राजा थे, राजा दाहिर, उनके पिता चच ने पिछले शूद्र राजवंश से जबरदस्ती गद्दी छीनी थी। तो राज्य के अंदर ही एक तरह का तनाव और बेचैनी का माहौल था। और जब घर अंदर से कमजोर हो तो बाहरी ताकतों को मौका मिल ही जाता है। सिंध की यही अंदरूनी कमजोरी जल्द ही एक बड़े हमले की वजह बनने वाली थी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि सिंध को जीतना इतना आसान नहीं था। अरबों ने जो शुरुआती कोशिशें की वे असल में नाकाम रही थीं। राजा दाहिर की सेना ने उन्हें हराकर पीछे धकेल दिया था। तो सवाल ये है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि बात एक बड़े हमले तक पहुंच गई? वजह बनी एक घटना। देबल बंदरगाह के पास समुद्री डाकुओं ने एक अरब शाहजहाज लूट लिया। जब राजा दाहिर से हर्जाना मांगा गया तो उन्होंने मना कर दिया। बस यही बात एक बड़े हमले का बहाना बन गई। और बस इसी एक घटना के बाद सिंध पर एक बड़े हमले की तैयारी शुरू हो गई। एक ऐसा अभियान जिसने इस इलाके का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने सीधे राजधानी पर हमला नहीं बोला, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीति अपनाई। सेना मकरान के तट से आगे बढ़ी, पहले देबल जैसे बंदरगाहों पर कब्जा किया और फिर धीरे धीरे राज्य के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ी। इतिहास में कुछ तारीखें होती हैं जो कहानी का रुख मोड़ देती हैं। सिंध के लिए वो तारीख थी 17 जून 712 ईस्वी। इसी दिन लड़ी गई रावर की लड़ाई। ये वो जंग थी जिसमें सिंध की किस्मत का फैसला हो गया। राजा दाहिर बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन आखिरकार वो इस युद्ध में मारे गए। लेकिन राजा दाहिर की मौत का मतलब ये नहीं था कि सिंध ने हार मान ली थी। अब लड़ाई की कमान संभाली उनकी विधवा पत्नी रानी बाई ने, रावर के किले से। जब उन्हें लगा कि अब किला बचाना नामुमकिन है, तब रानी बाई और किले की दूसरी महिलाओं ने वो किया जिसे इतिहास में जौहर के नाम से जाना जाता है। दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए एक सामूहिक आत्मबलिदान। और ये बात ऐतिहासिक रूप से बहुत अहम है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में जौहर का ये पहला दर्ज किया गया मामला था। रावर के बाद कासिम की फौज आगे बढ़ी और उसकी आखिरी बड़ी जीत हुई 713 ईस्वी में मुल्तान में। कहते हैं वहां उसे इतना खजाना मिला कि अरबों ने मुल्तान को सोने का शहर कहना शुरू कर दिया। पर यह कहानी सिर्फ लड़ाइयों, जीत, हार और सोने चांदी की नहीं है। सवाल ये है कि इसका उस इलाके की संस्कृति पर क्या और कितना गहरा असर पड़ा। इस हमले की विरासत सिर्फ सियासी नहीं थी, इसने कई स्थायी सांस्कृतिक बदलावों को जन्म दिया। भारत में पहली बार जजिया टैक्स लगाया गया। अरबों ने भारतीय अंक प्रणाली यानी नंबर्स को अपनाया। और हाँ,
हिंदू शब्द का इस्तेमाल भी सबसे पहले इसी दौर में अरबों ने ही किया था। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े ऐतिहासिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या सिंध पर अरबों की ये जीत बस एक छोटी-मोटी घटना थी, जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकला? इस पर इतिहासकारों की राय, जैसा कि अक्सर होता है, बटी हुई है। एक तरफ है स्टैनली लेन पूल जैसे इतिहासकार, जो इसे परिणामहीन विजय कहते हैं क्योंकि इसका राजनीतिक असर ज्यादा लंबा नहीं चला। लेकिन दूसरी तरफ अगर सांस्कृतिक नजरिए से देखें तो इसका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी था। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कैसे एक सैन्य घटना जो शायद कुछ ही सालों में खत्म हो गई, सदियों तक चलने वाली सांस्कृतिक लहरें पैदा कर सकती है। ये हमें दिखाता है कि इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और साम्राज्यों की कहानी नहीं, बल्कि संस्कृतियों के मिलने और बदलने की भी एक कहानी है।